स्टूडेंट्स, मैं चल रहा है ट्राइडियन अकेडमी में एक बार फिर आप लोगों के सामने हूँ। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा, तो हम लोग जहां तक पढ़ चुके हैं उसके आगे आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन ये क्वेश्श्चंस देखने से पहले जिन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे, आई बटन पे क्लिक करके वीडियोस देख लेना, वरना हो सकता है क्वेश्चन बाउंस चले जाए तुम्हारे। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे हमारे मुद्दे की बात पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये हमारे सामने, पहला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उबलते हुए पानी के अंदर, यानी कि एक टब है उसके अंदर उबलता हुआ पानी है, उसके अंदर अपन ने एक तो सेंटीग्रेड का थर्मोमीटर डाल रखा है, एक फ़ारेनहाइट वाला डाल रखा है। अब पानी उबल रहा है तो टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम लोग इसको पानी को ठंडा होने देते हैं। कब तक? तब तक जब तक फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर 140 की रीडिंग नहीं आती। जब तक फ़ारेनहाइट के ऊपर 140 की रीडिंग नहीं आती। तो बेटा सेंटीग्रेड के अंदर कितनी उस समय फॉल आएगा, टेम्परेचर कितना कम हो गया। तो अब इसमें आप पहले बताओ, मैं आपको बताता हूं आप गलती क्या करते होंगे। हम लोग क्या करते हैं, पहले अपन फॉर्मूला देखते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है? डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9। ये फॉर्मूला होता है। लास्ट शुरू में तो 100 है, लास्ट में कितना आ गया? फ़ारेनहाइट में 140, तो 140 आ गया, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आ जाएगा बेटा? 140 माइनस 32 बटे 9। तो 140 माइनस 32 हो गया 108, और 108 बटे 9 हो गया आपके पास 12। ठीक है, और 12 पंजे कितना हो गया? मतलब आपके पास ये आ जाएगा टोटल 12। इसको सॉल्व करोगे तो 12 आ जाएगा, 12 पंजे 60। तो डिग्री सेल्सियस में आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री सेल्सियस। अब ज्यादातर बच्चे ये क्या करते हैं, इसके अंदर 60 डिग्री सेल्सियस आंसर लगा देता है, जबकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि सेल्सियस पैमाने में कितनी गिरावट आ गई, डिग्री सेल्सियस में कितना फॉल आ गया। फॉल मतलब टेम्परेचर कितना चेंज हो गया। पहले कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस, अब कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस। तो कितना फॉल हुआ, कितना गिरावट आई? 40 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 40 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में ये वाला क्वेश्चन? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ब्रॉन्ज की पिन है, उसको हमको स्टील की प्लेट में एक छेद के अंदर फिट करना है, तो स्टील का छेद थोड़ा सा छोटा रह गया। ठीक है, तो अब अपने पास ऑप्शन बता रहे कि हमारे पास क्या तरीका है इसको जल्दी से जल्दी करने का। पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्टील की प्लेट को गर्म कर दो। स्टील की प्लेट को डेफिनेटली गर्म करोगे तो स्टील की प्लेट क्या होगी? वो उसका छेद क्या होगा? फैलेगा। उसका छेद फैलेगा तो हम उसमें से फिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका बता रहा है कि इनको दोनों को गर्म कर दो। तीसरा बता रहा है दोनों को ठंडा कर दो, तो दोनों वाला। तो चौथा कह रहा है कि ब्रॉन्ज को ठंडा कर दो। अब हमें कंफ्यूजन ये आता है कि पहला और चौथा दोनों ही बराबर है। भाई पहला वाला क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन तो ये कह रहा है कि स्टील की प्लेट को गर्म कर दो। स्टील की प्लेट को गर्म करोगे छेद बड़ा हो जाएगा, पिन अंदर चली जाएगी, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? चौथा ऑप्शन ये कह रहा है ब्रॉन्ज की पिन को ठंडा कर दो। तो डेफिनेटली ठंडा करोगे तो वो छोटी हो जाएगी, तो भी वो होल के अंदर चली जाएगी। तो इसमें हम कंफ्यूज होते हैं पहले और चौथे ऑप्शन के अंदर। आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? इसका कारण ये है कि स्टील के लिए अल्फा का मान, अल्फा क्या था जो अपन ने कल के लेक्चर में देखा था? स्टील के लिए अल्फा का मान, अल्फा मतलब उसका ये रेखीय प्रसार गुणांक, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो स्टील के लिए अल्फा का मान ब्रॉन्ज के मुकाबले ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखना, जो जितना अच्छा कंडक्टर है उसका अल्फा उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो यानी कि जब हम स्टील को गर्म करेंगे तो स्टील जल्दी फैलेगा। बजाय इसके आप अगर ब्रॉन्ज को ठंडा करेंगे तो वो बहुत धीरे धीरे सिकुड़ेगा। तो ज्यादा आसान तरीका ये है कि स्टील को गर्म करते हैं और फैलने देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कारण समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ये कह रहा है कि एक बेलन है, एक सिलेंडर है, उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ जितनी भी है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसकी लेंथ 2% बढ़ जाती है। कितने परसेंट बढ़ जाती है? 2% बढ़ जाती है। तो उसके बेस का जो एरिया है, उसका काट क्षेत्रफल है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? परसेंटेज डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, यही होता है परसेंटेज चेंज इन लेंथ। लेंथ के अंदर प्रतिशत परिवर्तन यही होता है। ये हमें बेटा कितना दे रखा है? 1% दे रखा है, 2%? 2% दे रखा है। ठीक है, ये अपने को 2% दे रखा है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है? एल अल्फा डेल्टा टी। एल तो आप नीचे लिया है, तो अल्फा डेल्टा टी। अब ये कह रहा है एरिया के अंदर कितना चेंज आएगा, मतलब डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 की वैल्यू ये हमसे मांग रहा है। तो क्या आनी चाहिए थी बेटा? बीटा डेल्टा टी आना चाहिए था। ये डेल्टा टी कह दो चाहे डेल्टा थीटा कह दो, एक ही बात है। तापांतर की बात कर रहा हूं मैं, टेम्परेचर डिफरेंस की। ठीक है, तो बीटा डेल्टा। अब बीटा हमारे पास है नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि बीटा अल्फा से क्या होता है। याद करो हमारे कल वाले लेक्चर को, बीटा अल्फा से दुगना होता है। तो यहां पे 2 अल्फा लिख सकता हूं बीटा की जगह। ठीक है, अब अल्फा डेल्टा थीटा, इसकी वैल्यू अपने पास थी 2%। 2 इंटू 2, आंसर कितना आ जाएगा? 4%।
ठीक है, ये तो मैंने फॉर्मूला तुम लोगों को समझाने के लिए लिखा है, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए कि लंबाई वाला मतलब अल्फा के मुकाबले बीटा दुगना है तो प्रतिशत में भी दुगना कर दो, 4% आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? समझ में आया क्वेश्चन? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ये कॉपर का तार है। अब आप कहोगे साहब तार के साथ कॉपर नहीं दे रखा, लेकिन बिना कॉपर के ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। तार के साथ कॉपर आएगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग थी, मैं भी उसको सही नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास ये इमेज फॉर्म में था। तो बात करते हैं इसकी। एक कॉपर का तार है, उस कॉपर के तार को जब किसी T टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई में 1% का चेंज आता है। कितने परसेंट का चेंज आता है? 1% का चेंज आता है। तो अगर मैं इसी कॉपर से एक प्लेट बनाता हूं जिसकी L × 2L एरिया है, हमारा कॉपर का तार था, उसमें डेल्टा L/L × 100 इसकी वैल्यू आपको 1% दे रखी है, और इसकी वैल्यू होती कितनी बेटा जी? अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, दूसरे केस में आपको क्या दे रखा है? दूसरे केस में आपको एरिया दे रखी है डेल्टा A/A × 100, इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये भी बीटा डेल्टा थीटा होती, और बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है? 2 अल्फा। तो कितनी आ जाती है? सिंपल 2%। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, इसमें इस आपको जो ये दे रखा है ना 2L × L जो एरिया के लिए दे रखा है, इसको देख के ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि यार इसमें कुछ नया होगा। कुछ नया नहीं होगा। लेंथ और एरिया के लिए जब तक परसेंटेज में वैल्यू पूछी जा रही है, याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूं, जब तक परसेंटेज में वैल्यू पूछी जा रही है तो लेंथ वाले के मुकाबले एरिया वाले का परसेंटेज दुगना होगा, वॉल्यूम वाले का प्रतिशत कितना होगा? 3 गुना, लेंथ से 3 गुना। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपके पास 2 तार हैं या 2 रॉड हैं जिनकी एक की लेंथ है L1 और दूसरे की लेंथ कितनी है? L2, और ये लेंथ इस प्रकार है कि L1 अल्फा 2 है, L1 अल्फा 1 और L2 अल्फा 2 की वैल्यू बराबर है। ठीक है, यहां अल्फा 1 क्या है? पहले तार का एक्सपेंशन कोफिशिएंट, रेखीय प्रसार गुणांक। अल्फा 2 क्या है? दूसरे तार का एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये अपने कंडीशन दे रखी है, जब हम इन्हें गर्म करते हैं किसी टेम्परेचर T तक तो इनकी लंबाइयों में जो परिवर्तन आते हैं वो आते हैं डेल्टा L1 और डेल्टा L2। अब डेल्टा L1 और डेल्टा L2 में रिलेशन पूछा है। डेल्टा L1 का फॉर्मूला क्या आता है बेटा? L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा। डेल्टा L2 का फॉर्मूला क्या आता है? L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। टेम्परेचर डिफरेंस तो दोनों के लिए सेम ही है। अब ये वाली चीजें वैसे ही बराबर है तो फिर सब कुछ ही बराबर हो गया। इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा L1 और डेल्टा L2 क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ये वाला आंसर आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार इन एग्जामों में आपके सामने आ रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्दियों का जब मौसम होता है, जहां पे ऐसे देश जहां पे टेम्परेचर माइनस में जाता है, वहां पर झील होती है जो पानी की, वो जम जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बेटा जो उस झील के अंदर होता है, ऊपर का पानी तो जम जाता है, लेकिन जो नीचे का पानी है वो जमता नहीं है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो आपको ऑप्शन में दे रखा है, पहला कि आइस इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आइस हीट का अच्छा सुचालक है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि बर्फ जो है वो हीट का कुचालक है, नॉन कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है। पहला ऑप्शन तो किसी हालत में नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि आइस हीट को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट नहीं करता, आइस हीट को अंदर से निकलने नहीं दे रहा, बस इतना ही है। रिफ्लेक्ट का कोई डंडा नहीं है, इसको परावर्तन का कोई फंडा नहीं है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि पानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के, तीसरा ऑप्शन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में अजीब सा बिहेव करता है उस कारण से। तो डेफिनेटली जो आपका आंसर है वो तीसरा ही है, चौथा ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से इस बात को समझना। आपको मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता दूं। ये पूछा जाता है, पानी के अंदर मछलियां जिंदा क्यों रहती हैं सर्दियों के अंदर भी? क्योंकि नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे, उसके अंदर मछलियां जिंदा रह सकती हैं। अब बात यह आती है कि साला जब ऊपर वाला जम गया तो नीचे वाला क्यों नहीं जम रहा? इस बात को मैं आपको आज समझा देता हूं। देखो, इस रात से अपन आज पर्दा उठाते हैं, क्या हो रहा है? सर्दियों का टाइम है, झील के अंदर बर्फ जमी हुई है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी बर्फ है। ठीक है, ऊपर से जमना शुरू होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जब इसके पास इस बर्फ के जस्ट नीचे वाला जो पानी है, ये पानी जैसे जैसे इस बर्फ के संपर्क में, ये वाला पानी जहां मैंने बिंदी लगा रखी है, तो ये पानी ठंडा होता जा रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि पहले शुरुआत में टेम्परेचर जो था वो 10 डिग्री सेल्सियस था पूरे पानी का, फिर ऊपर से जमना शुरू हुआ।
अब ये वाला पानी 10 डिग्री सेल्सियस से ठंडा होकर किस तरफ बढ़ रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही ये पानी 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, फिर हम जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में पानी का बिहेवियर उल्टा होता है। बाकी चीजों को अगर आप 4 से 0 तक ले जाओगे तो क्या होगा? सिकुड़ेंगी ठंडा करोगे तो। लेकिन 0 से 4 के बीच में पानी उल्टा बिहेव करता है, ये फैलेगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। और बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और हम जानते हैं जिसकी डेंसिटी या जिसका घनत्व कम होता है वो चीज नीचे रहती है और ज्यादा घनत्व वाली चीज ऊपर आ जाती है। तो अब मैं इस पूरे प्रक्रिया को ध्यान से समझा रहा हूं। बर्फ के जस्ट संपर्क में जो पानी है, जैसे ही वो 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, उस पानी का घनत्व कम होने के कारण वो नीचे आ जाता है और नीचे से जो गर्म पानी है वो ऊपर आ जाता है। बात समझ रहे हो? नीचे से गर्म पानी ऊपर आ जाता है। फिर वो गर्म वाला पानी ठंडा होते होते जैसे 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तब तक जो नीचे ठंडा चला गया था 4 डिग्री सेल्सियस वाला, वो थोड़ा गर्म हो जाता है, वो अपनी हीट रिलीज कर देता है अर्थ के अंदर। ठीक है, और ये साइकिल चलती रहती है। मतलब इस बर्फ के नीचे वाले पानी में ये साइकिल चलती रहती है। पानी जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पे आता है, नीचे चला जाता है, नीचे जाने के बाद अपनी हीट को रिलीज करता है, तब तक ऊपर वाला 4 डिग्री सेल्सियस पे आता है, फिर वो नीचे आ जाता है, ये ऊपर चला। मतलब इसको जमने का टाइम मिलता ही नहीं है। तो इसका सही का आंसर ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका? ऑप्शन सी। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ, एक लिक्विड भरा हुआ, पानी नहीं कोई लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड के लिए आयतन कोफिशिएंट, जो आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, आयतन प्रसार गुणांक है, वो कितना दे रखा है? गामा। ठीक है, और बर्तन के लिए कितना दे रखा है? अल्फा। अब बर्तन के लिए अल्फा दे रखा है, अल्फा बर्तन के लिए लीनियर कोफिशिएंट है। ठीक है, कोई डाउट? अगर बर्तन का लीनियर कोफिशिएंट अल्फा है तो बर्तन का आयतन कोफिशिएंट, वॉल्यूम कोफिशिएंट कितना होगा? कल ही देखा था अपन ने, 3 अल्फा होगा। ठीक है, मतलब ये वाला तो क्या है? गामा तो क्या है? जो अंदर द्रव भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, उसका आयतन प्रसार गुणांक, उसका वॉल्यूम कोफिशिएंट। ठीक है, और ये 3 अल्फा क्या है? ये 3 अल्फा जो बर्तन है उसका वॉल्यूम कोफिशिएंट है, और अल्फा क्या है? बर्तन का लीनियर कोफिशिएंट है, रेखीय गुणांक है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। अब ये कह रहा है कि जैसे आप इस बर्तन में पानी को, इस लिक्विड को गर्म करते हैं तो लिक्विड बर्तन से बाहर आ जाता है। लिक्विड बर्तन से बाहर क्यों आया? लिक्विड बर्तन से बाहर इसलिए आया कि लिक्विड बर्तन तेजी से फैल रहा है। ठीक है, तो तेजी से फैल रहा है, इसका मतलब जो लिक्विड है उसका आयतन कोफिशिएंट, उसका वॉल्यूम कोफिशिएंट ज्यादा है बर्तन के मुकाबले, यानी 3 अल्फा से। तो ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपको बता रहा है कि बेटा आपके पास एक घड़ी है जिसका पेंडुलम की वैल्यू दे रखी है अलग अलग, उसका आवर्तकाल या टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकंड, और उसके लिए अल्फा की वैल्यू दे रखी है कितने? 2 × 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ध्यान से सुनना, अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो घड़ी जो हमें टाइम दिखा रही है इसके अंदर फायदा होगा, नुकसान होगा, मतलब टाइम लूज होगा या गेन होगा? तो बड़ा सिंपल सा बात है। एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? टेम्परेचर बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी पेंडुलम की। ठीक है, और पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है? 2π√L/G। ये फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से सबको आता है। ठीक है, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। अगर L बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा, आवर्तकाल भी बढ़ेगा। आवर्तकाल बढ़ेगा मतलब उसको, जो पेंडुलम है उसको अपनी एक साइकिल पूरी करने में ज्यादा टाइम लगेगा। आवर्तकाल या टाइम पीरियड वही होता है, एक साइकिल पूरी करने में, तो ज्यादा टाइम लगेगा तो क्या होगा? ज्यादा टाइम लगेगा तो घड़ी धीरे हो गई, धीरे हो गई तो टाइम का क्या होगा? नुकसान होगा। तो इट विल लूज टाइम, वो समय का नुकसान होगा उसको, है ना। अब आवर्तकाल तो उसका बढ़ गया, ध्यान से समझना मेरी बात को, आवर्तकाल तो उसका बढ़ गया लेकिन घड़ी जो समय दिखा रही है वो घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि आवर्तकाल या टाइम पीरियड बढ़ने के कारण घड़ी धीरे चलने लग गई। कोई चीज धीरे चलेगी तभी तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो धीरे चलने लग गई तो क्या हो गया? पीछे हो गई, तो उसको समय का नुकसान हो गया। कोई डाउट बेटा यहां तक? हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 केल्विन। किसी वस्तु का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए उसे क्या बोलते हैं? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी अगर कोई बर्फ का टुकड़ा मान लो, कोई भी सॉलिड मान लो, वो वायुमंडलीय दाब के ऊपर पिघल रहा है, तो ये प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल है, आइसोबैरिक है, या आइसोथर्मल आइसोबैरिक? देखो सीधी सी बात है, प्रोसेस कौन से प्रेशर पे हो रहा है? वायुमंडलीय प्रेशर पे, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या प्रेशर बदल रहा है?
एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसे बदलेगा भैया, एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं बदलेगा, तो सीधी सी बात है जो बर्फ पिघल रही है उसके अंदर एक तो आपका क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, दूसरा आपको अच्छी तरह मालूम है कि अवस्था परिवर्तन हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा समदाबीय व समतापीय प्रक्रम, आइसोबैरिक व आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, कोई डाउट यहां तक क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था ये। तो अगले पे चलते हैं। 10 केजी का एक लोहे का बार है, एक लोहे की बीम है जिसको बर्फ के ऊपर रखा हुआ है, उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, बर्फ का नहीं लोहे का, है ना, बर्फ का हो भी नहीं सकता। तो लोहे का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, तो कितनी बर्फ पिघल जाएगी यदि लोहे की विशिष्ट ऊष्मा पॉइंट या स्पेसिफिक हीट 0.11 है तो। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं। ये कह रहा है कि एक बर्फ के टुकड़े पे आपने एक लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है, लोहे के टुकड़े का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, मास 10 kg है और स्पेसिफिक हीट लोहे की हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वो दे रखी है 0.11 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या केल्विन इनवर्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आप ये पूछा कि कितनी बर्फ पिघल जाएगी, मान लो m बर्फ पिघल गई। ठीक है बेटा, बर्फ को पिघलने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, कितनी चाहिए, m इंटू एल, मास इंटू लेटेंट हीट, द्रव्यमान इंटू गुप्त ऊष्मा। ये लोहा है, ये तो विशिष्ट ऊष्मा दे सकता है, अपनी स्पेसिफिक हीट दे सकता है, कितनी देगा, एम एस डेल्टा टी। तो लोहे का मास कितना है, 10 ग्राम में लेना है, तो 1000 से गुणा कर दो। ठीक है, एम एस कितना है लोहे के लिए, 0.11, एम आ गया एम एस डेल्टा थीटा। अब लोहे का तापमान कितना चेंज होगा भाई, लोहा बर्फ को पिघलाता जा रहा है और बर्फ का पिघलना बंद हो जाएगा, इसका मतलब अब लोहे से हीट मिलना बंद हो गई, लोहे से हीट मिलना बंद हो गई, इसका मतलब लोहा भी 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो टेम्परेचर कितना बदलेगा, 80 डिग्री से 0 पे आ गया, डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, 80। यहां से बर्फ के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 80, 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 1000 को अपन सुरक्षित रखते हैं, 0.11 में 0.11 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.1 इतने ग्राम, और केजी में 1.1 केजी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट यहां तक समझ में आया, चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, कि आपके पास बेटा 100 ग्राम बर्फ का एक टुकड़ा है, और बर्फ है तो कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरी चीज ये कह रहा है कि आपके पास 100 ग्राम ही पानी है, और ये कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 100। याद रखना पानी है, भाप नहीं है। ठीक है, तो अब बेटा ये कह रहा है हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिला देंगे तो लास्ट या फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो इसके लिए फंडा क्या काम में लेना है, फंडा ये काम में लेना है कि बर्फ जितनी हीट अवशोषित करेगी, जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी, पानी उतनी ही हीट निकाल देगा, पानी उतनी ही हीट निकाल देगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले मान लेते हैं कि ये बर्फ है, ये पिघल गई और पानी में बदल गई। ठीक है, बर्फ पिघल के पानी में बदल गई और उसके बाद गर्म होते होते किसी टी टेम्परेचर तक पहुंच गई। तो बेटा बर्फ को टोटल हीट कितनी मिली, ध्यान से समझना, पहले बर्फ पिघली है तो ml, ये तो पिघलने के लिए चाहिए। ठीक है, फिर थोड़ी बहुत गर्म भी हुई है, मतलब पिघलने का पानी बन गया और पानी गर्म हुआ है। ठीक है, तो वो पानी कहां जाएगा, ms डेल्टा थीटा। तो ये तो बर्फ की कहानी हो गई। तो बर्फ के लिए अगर मैं सारी वैल्यू रखूं, कितने ग्राम है बेटा, 100 ग्राम। एल की वैल्यू कितनी होती है बर्फ के लिए, 80। ठीक है, फिर बर्फ से पानी बन गया, वो भी 100 ग्राम, पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1, डेल्टा थीटा मान लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर कितना है, टी। आप 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को T डिग्री सेल्सियस तक लिखेंगे, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, T-0, यानी कि T। कोई डाउट, ये तो बर्फ द्वारा अवशोषित ऊष्मा हो गई, बर्फ ने जो हीट एब्जॉर्ब करी। अब पानी के साथ खेलते हैं, पानी का तो कोई अवस्था परिवर्तन तो हुआ नहीं है, पानी था और पानी का पानी है, 100 से नीचे गिरते गिरते टेम्परेचर कहां तक पहुंच गया, T तक पहुंच गया। अब पानी 100 डिग्री सेल्सियस से ठंडा हुआ और T तक आ गया, तो फॉर्मूला क्या लगा, पानी तो केवल ठंडा हुआ है, पानी के अंदर तो कोई स्टेट चेंज, कोई अवस्था परिवर्तन हुआ ही नहीं है, तो ठंडा हुआ तो बेटा कितना हो जाएगा, ms डेल्टा टी। पानी का m कितना है, 100 ग्राम, विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट S1, डेल्टा थीटा, टेम्परेचर 100 से कम होते होते कहां तक आ गया, T तक। तो कितना चेंज हो गया बेटा, 100 माइनस T। ये दोनों हीट बराबर होनी चाहिए, तभी अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा यहां आएगा 8000, यहां आएगा 100 T।
ये 100 इंटू 100 10,000 माइनस 100t। अब मैं इसको यही सोल्व कर देता हूं। इस 100t को उठा के यहां लाओगे, प्लस का हो जाएगा तो 200t हो जाएगा। तो 200t इज इक्वल्स टू, ये 8,000 वहां जाएगा, माइनस का होगा तो 10,000 से माइनस होगा तो कितना बचेगा बेटा? 10,000 में 60,000 गया तो 2,000। तो आपके पास t की वैल्यू कितनी बच जाएगी? 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आपके पास t की वैल्यू कितनी बच जाएगी? 10 डिग्री सेल्सियस। यानी फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इसी पे, ये हीट एक्सचेंज पे। आपके पास 50 ग्राम का लोहे का टुकड़ा है, उसको हमने पानी में डाल दिया। ये 50 ग्राम का टुकड़ा 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म है, मतलब लोहे का टुकड़ा जिसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रखा है, पानी में डाल दिया, फच देने से। पानी में डालते क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और पानी का मास कितना दे रखा है बेटा? 100 ग्राम। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपसे पूछा है कि लोहे की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी यदि अंतिम तापमान 25.5 है, फाइनल टेम्परेचर 25.5 है, तो लोहे की स्पेसिफिक हीट बतानी है। मान लेते हैं कि लोहे की स्पेसिफिक हीट कितनी है? S। ठीक है, तो बेटा लोहे में से कितनी हीट निकली? ms डेल्टा थीटा। लोहे का m कितना दे रखा है? 50 ग्राम। चलो S हमें पता नहीं, लोहे के लिए डेल्टा थीटा कितना है? लोहा 100 डिग्री सेल्सियस पे था और टेम्परेचर लास्ट में कितना पहुंच गया? 25.5। तो 100 में से 25.5 अगर गए तो कितना बचा? 74.6। ओ सॉरी 74.5, गणित मेरी बड़ी खतरनाक है। ठीक है, तो ये तो लोहे में से निकली ऊष्मा हो गई। पानी में कितनी ऊष्मा गई? तो बेटा पानी का मास कितना? पानी में भी ms डेल्टा थी। पानी का मास कितना है? 100 ग्राम दे रखा है। पानी के लिए s कितना होता है? 1। और पानी के लिए डेल्टा थीटा, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ? 20 डिग्री सेल्सियस था पानी का प्रारंभिक टेम्परेचर और लास्ट में कितना पहुंच गया? 25.5। तो इसका मतलब 5.5 डिग्री सेल्सियस पानी का बढ़ गया। तो यहां पे आपका पॉइंट से तो पॉइंट कट जाता है और s की वैल्यू आ जाती है, ये 50 से 100 कट जाता है तो अपने पास आ जाता है यहाँ पे 2। तो s की वैल्यू आती है 2 इंटू 55 बटे 245 और ये आ गया आपके पास 2 इंटू 110 बटे ये। तो इसमें से जो मिलता जुलता आंसर है ये आ जाएगा आपके पास 148 कैलोरी ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? तो ये इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है उस महकमे से, उसके अलावा इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनते, है ना। अब इसके बाद की जो चीजें हैं, जो अब असली थर्मोडायनेमिक्स है, उस तक पहुंचने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। हम लोग पहले बस ऊष्मा का थोड़ा बहुत प्रारूप बचा है, हीट का थोड़ा बहुत डिस्कशन बचा है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स शुरू हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स का मैं आपको बता दूं कि थर्मोडायनेमिक्स को जो हम यहां से शुरू कराया मैंने और मैं जहां तक लेके जाऊंगा वहां तक जितना मैं करा दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर आपने मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ लिया तो क्वेश्चन आ भी गया बाहर से तो आप कर दोगे, ये 100% श्योर है। लेकिन उसके लिए बस आपको मेरे से कदम मिला के चलना पड़ेगा, वो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और अगर मेरे लेक्चर में कहीं कोई कमी लगती है, कोई चीज नहीं समझ में आती, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके आगे का डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करते हैं। पहले थोड़ी थ्योरी, उसके अगले लेक्चर में फिर न्यूमेरिकल। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।